ओके जी, बिस्मिल्लाह। अच्छा, शेयर कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन, उसके अंदर कुछ पॉइंट्स थे। शेयर कैपिटल एंड मेंबर्स, द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज रिप्रेजेंटेड बाय, मैं जल्दी पढ़ रहा हूँ क्योंकि अब आप पढ़ के आए हो, मैं उम्मीद एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। कैपिटल ऑफ द कंपनी इज रिप्रेजेंटेड बाय शेयर, शेयर होल्डर मेंबर्स आर इट्स ऑनर। ये मैंने समझा दिया हुआ है कि ये अभी आगे चल के हम इसको ब्रॉडर टाइप। अच्छा, द टर्म मेंबर एंड शेयर होल्डर आर यूज्ड इंटरचेंजेबली बट आर फ्यू डिफरेंसेस दैट हैव बीन डिस्कस्ड लेटर, बाद में बताएंगे, ठीक है। और वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि ऐसा क्यों है। क्यों जी? क्योंकि कुछ कंपनीज ऐसी होती है जिनके पास शेयर कैपिटल नहीं होता लेकिन उसमें भी मेंबर्स मौजूद होते हैं। आगे चलते हैं। हु कैन ऑन शेयर, भाई जो मर्जी एक्वायर करे। देखो बेटा, कंपनी के शेयर हैं, कोई इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए कोई भी एक्वायर कर सकता है। वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो कोई फर्म भी हो सकती है, और एक कंपनी भी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करती है। आप कभी किसी लिस्टेड कंपनी का ऑडिट करो ना, तो आप इंशाल्लाह जिंदगी में, तो आप देखोगे उनके पास एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो आ रहा होगा, और उस इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के अंदर नजर आएगा कि उन्होंने भी किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है। फॉरेन गवर्नमेंट और परमिजिबल है बट करते नहीं है। मैंने प्रैक्टिकली देखा नहीं है, करते नहीं है, ठीक है। हाँ, लोकल मार्केट कर रही होती है। जिस तरह मेरे पास अभी एक फाइनेंशियल पड़ी, मैं कल स्टडी कर रहा था, लिस्टेड कंपनी है इसलिए मैं उसको स्टडी करते हुए एक चीज देख रहा था। तो मैं आप लोगों के लिए भी, चलो मैंने जैसा कहा कि मैं आप लोगों को कभी कभी नॉलेज उस तरह दिया करूंगा, तो मैं आपको सिर्फ इसकी बैलेंस शीट दिखाता हूं। ये देखिए, आप लोगों के लिए बैलेंस शीट अचानक मेरे चुके ज़हन में आ गया कि ऐसा कुछ मैंने भी कल देखा है। अब जरा थोड़ी सी इसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, 250 का। ये देखो जी, इन्वेस्टमेंट्स, इक्विटी सिक्योरिटीज। अगर आप अब इस नोट में जाओ 10 नंबर में, तो आपको जाके पता लगेगा अच्छा इन्होंने भी किसी कंपनी, हालांकि खुद लिस्टेड है लेकिन दूसरी लिस्टेड कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है। बस इतना ही दिखाना मकसद था, ताकि आपको ये पता चले कि भाई इन्वेस्टमेंट पे किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एनी लीगल पर्सन कैन ऑन शेयर्स इन अ कंपनी, कोई भी मेंबर बन सकता है। अब ये जिस तरह ये कंपनी थी जो मैं आपको दिखा रहा हूं, एशिया इंश्योरेंस, ये भी मेंबर है किसी दूसरी कंपनी की जिसमें इसने शेयर इन्वेस्ट किए होंगे। हो सकता है एशिया वालों ने नेस्ले के शेयर खरीदे हो, तो फिर नेस्ले का मेंबर बन गया। क्या मेरी बात समझ आ रही है? नेस्ले कंपनी का मेंबर है कौन? एशिया इंश्योरेंस। एक आर्टिफिशियल पर्सन का मेंबर दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन। दिस इंक्लूड अदर कंपनीज। It is very common in practice for some companies to own share or all of the share of the other companies. एक और छोटी सी बात, एशिया इंश्योरेंस अगर 100% शेयर एक्वायर कर ले तो आहिस्ता आहिस्ता उसका कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा ओवर द अदर कंपनी, कोई भी हो जो दूसरी कंपनी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, शेयर ट्रांसफर करना चाहें, मसले की बात ही नहीं है। एक दिन के अंदर पता नहीं कितने मिलियन ऑफ शेयर्स की ट्रांजैक्शन होती है, सेल परचेज। तो वो क्या हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ही तो है। मैं बेच रहा हूं, आप खरीद रहे हो। मैंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की साइट दिखाई थी ना एक दफा बीच में, वो क्या था? वो ट्रेडिंग ही तो थी। सो शेयर कैन बी ट्रांसफर्ड इजीली बाय सेल, जो हम करते हैं, गिफ्ट एंड इनहेरिटेंस। देखो बेटे, ये प्रॉपर्टी है। कल को अब्बा जी के पास ढेर सारे शेयर हों और अब्बा जी दुनिया से निकल जाएं, तो उनके बच्चों को वही इनहेरिटेड प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जानी है। Is that clear? तो इनहेरिटेंस और गिफ्ट दोनों हो सकते हैं। आगे चलिए। विदाउट सीकिंग एनी अप्रूवल फ्रॉम द ओनर, बेटा इस काम के लिए मुझे डेली बेसिस पे स्टॉक एक्सचेंज में मिलियंस ऑफ शेयर ट्रेड हो रहे हैं, क्या ओनर से पूछ के हो रहे हैं? नॉट एट ऑल। सो यही खूबसूरती है कि आपको अपनी चीज बेचने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। शेयर ट्रांसफर, व्हेन द शेयर्स आर ट्रांसफर्ड, ऑब्वियसली एक चीज जब मैंने तुम्हें ट्रांसफर कर दी, सपोज ये गंदी एग्जांपल है, व्हीकल तुम्हें सेल कर दी अपनी, अब व्हीकल से जुड़े तमाम राइट्स तुम्हारे हैं, वो तुम जैसे चाहो यूज करो। तुम पर्सनल पर्पस के लिए यूज करो उसे, कैब सर्विस के तौर पर यूज, वट एवर, इट्स योर प्रोडक्ट नाउ। तो लाइकवाइज शेयर भी तो प्रोडक्ट है, प्रॉपर्टी है। प्रोडक्ट नहीं कहना चाहिए, प्रॉपर्टी है। तो मैं तुम्हें ट्रांसफर कर दूं तो तुम्हारी मर्जी। सो व्हेन शेयर्स आर ट्रांसफर्ड, द राइट एसोसिएटेड विद द शेयर्स सच एज, अब यहां पे रुकता हूं, शेयर्स ट्रांसफर कर दिए तो उसके साथ कौन से राइट्स जुड़े हुए हैं? डिविडेंड का राइट, बड़ी आसान बात। एंटाइटलमेंट, रिवॉर्ड, पहले मुझे मिलता था अब आपको मिलेगा। क्या बात समझ आ रही है? आगे चल के मैं इंशाल्लाह आपको क्लोजिंग पीरियड शेयर करूंगा, तो इंशाल्लाह आपके और थोड़ा सा ब्रॉडर होगा कि किस तरह शेयर एंटाइटलमेंट होती है।
पर अभी के लिए बड़ा आसान बात बच्चे ने कही, एंटाइटलमेंट। पहले शेयर मेरी ओनरशिप में थे, डिविडेंड मुझे मिलता था, अब आपकी ओनरशिप में आपको मिलेगा। फिर एक और बात, मीटिंग्स भी तो अटेंड कर सकता हूं मैं मेंबर बन गया ना, एक शेयर होल्डर बन गया, फिर मेंबर बन गया, अब मेंबर ऑफ द कंपनी हूं, तो जब मेंबर की मीटिंग होगी तो जा तो सकूंगा। तो पहले अगर मैं जा सकता था, अब कौन जा सकेगा? आप जा सकोगे। मीटिंग में जाके मैं वोट भी करता था, वोटिंग भी होती है। अभी मीटिंग इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 8 में डिटेल में पढ़ेंगे। तो मीटिंग में करना क्या? डिसीजन लेने है ना, डिसीजन में मेरा भी हिस्सा है। तो जहां पहले मैं हिस्सा ले रहा था, अब आप लोग हैं। क्या बातें समझ आ रही हैं? सो कहते हैं इंक्लूडिंग सच एज द राइट टू such as the right to receive a portion of any dividend paid by the company or right to attend the meeting, vote at the meeting। बात समझ आ रही है? जनरल मीटिंग। अच्छा, अब यहां पे थोड़ी सी बात एक और एक्सप्लेन कर दूं। कंपनी में वैसे दूसरी मीटिंग्स भी हैं, लेकिन आप अगर दूसरी मीटिंग की इतनी वैल्यू नहीं, लीगल वैल्यू नहीं है। आप मीटिंग जितनी मर्जी खेलें, ठीक है, उसको लॉ गाइडलाइन पर, उसके लिए लॉ गाइडलाइन प्रोवाइड नहीं करता या उसको स्क्रूटाइज नहीं करता। जैसा फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी में आज सेल मीटिंग है, लॉ कहता है करो जो मर्जी। आज वीकली सेल मीटिंग है, आज डेली सेल मीटिंग, आज मंथली सेल, आज क्वार्टरली सेल, करो, कोई गाइडलाइन नहीं है लॉ में। लेकिन दो मीटिंग्स हैं जिनके ऊपर प्रॉपर गाइडलाइंस मौजूद हैं। द फर्स्ट मीटिंग इज कॉल्ड डायरेक्टर्स मीटिंग। इसे हम ना प्रॉपर लैंग्वेज में बीओडी मीटिंग बोलते हैं। मैं अक्सर, आप अब आगे चलता जाऊंगा ना, तो मैं बीओडी मीटिंग कहता करूंगा, क्योंकि अंदर वो प्रैक्टिकली हम ऐसे बोल रहे होते हैं। सो बीओडी मीटिंग। और सेकंड मीटिंग होती है जीएम, जर्नल मीटिंग। बेटा ये बोर्ड की मीटिंग होती है, ये मेंबर की मीटिंग होती है। अभी तक के लिए इतना ही। क्या बात समझ आई? बोर्ड मीटिंग, मेंबर मीटिंग। वो जनरल मीटिंग में आते हैं। मेंबर की ये मीटिंग है। मैं जब भी कहूंगा ना मेंबर्स मीटिंग, तो वो ये वाली होगी। क्योंकि देखो बेटे, एक बात याद रखना, बहुत आसान सी बात है। इस कॉलेज में वही एंटर होता है जो स्टूडेंट है, वैसे बाकी भी हो जाते हैं। इस क्लास में वही एंटर होता है जिसने पैसे दिए हुए हैं, जिसने एडमिशन लिया हुआ है। अब जरा बात समझो, कंपनी के ये दो मीटिंग्स हैं। इस मीटिंग में वो आएगा जो मेंबर है, और इस मीटिंग में सिर्फ वो आ सकता है जो डायरेक्टर है। अगर एक पर्सन सलमान मेंबर भी है, डायरेक्टर भी है, तो वो दोनों मीटिंग्स में जा सकता है। और अगर मैं सलमान साहब सिर्फ मेंबर हैं, तो मेरे लिए इस मीटिंग के दरवाजे तो खुले हैं, ये मीटिंग में नहीं जा सकता मैं, इजाजत ही नहीं मिलेगी, डोर पे रोक लिया जाएगा, आपने एडमिशन लिया। समझा रहा हूं, क्या मेरी बात समझ आई? यही दो मीटिंग्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको सुपरवाइज करता है लॉ, रेगुलेट करता है। किस तरह? यहां तक बताएगा कितने लोग हों तो मीटिंग होगी, मीटिंग स्केड्यूल कैसे होगी, कितने दिन पहले का नोटिस देना है। बातें समझ आ रही है? मीटिंग के बाद क्या करना है, मिनट्स कैसे बनाने हैं, सर्कुलेट कैसे करने हैं, किसको क्या बताना है। बात समझ आई? इस हद तक रेगुलेटेड है ये मीटिंग्स, दोनों। ये हम चैप्टर 3 में इसकी रेगुलेशंस बहुत ज्यादा पढ़ रहे होंगे। रेगुलेशन क्या कहना चाहिए, वो सेक्शंस पढ़ रहे होंगे जहां से आगाज होगा, और ये हम चैप्टर 8 में पढ़ रहे होंगे। हमारे ये दो चैप्टर्स हैं हमारे सिलेबस का हिस्सा। क्या बात समझ आई? आगे चलता हूं। अब मेरा यकीन है कि आपको ये बातें समझ आ गई कि वोट एट द जर्नल मीटिंग ऑफ द आर ट्रांसफर टू द न्यू ओनर। तो नए मेंबर को चले जाएंगे, अब वो आएगा, वो मीटिंग अटेंड करेगा। इज दैट क्लियर? अगली बात जल्दी से, परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल एग्जिस्टेंस। ये मैंने कल भी समझाया था कि डेथ आ जाए, बैंक्रप्सी, व्हाटएवर, ओनर मर खुप जाए। कोक की एग्जांपल दी थी कि कोक को 120 साल हो गए हैं, तो 2 जनरेशन तो मर खप गई, लेकिन कोक तो आज भी चल रही है। तो ऑनर की जात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज बोथ आर सेपरेट। हम कहते हैं ना सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, तो यही कॉन्सेप्ट है कि आप सेपरेट हो फ्रॉम इट्स ऑनर। क्या बात समझ आ गई? द चेंज इन ऑनरशिप और इवन द डेथ और बैंक्रप्सी ऑफ द ऑनर्स डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। कंपनी चलती रहती है, बंदे मर मुर जाए, ऑनर मर मुर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बात समझ आ गई? आगे चलूं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी। ये भी हम कल डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं जल्दी से रीड आउट करवा देता हूं। लायबिलिटी ऑफ कंपनी, कंपनी की लायबिलिटी कहता है लिमिटेड लायबिलिटी अप्लाइज टू द शेयर होल्डर। ये मैंने कल बात समझाई थी। शेयर होल्डर कहां तक लायबल है? अगर एक कंपनी, लेकिन ये कौन सी कंपनी होती है?
देखो फंस गए ना। देखो आपने आधा जवाब दिया, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। आपने कहा मेंबर्स लायबल हैं अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, लेकिन ये वो कंपनी होती है जो शेयर कैपिटल, हैविंग शेयर कैपिटल हो। प्राइवेट पब्लिक की तो बात ही नहीं की, वो तो मैंने सिखाया नहीं अभी। जो हैविंग शेयर कैपिटल हो, अगर नॉट हैविंग शेयर कैपिटल हुई, गारंटी लिमिटेड हुई, तो कहां तक लायबल होते हैं? अप टू द गारंटी अमाउंट। याद आई बातें? वो स्केच याद आया? तो इसलिए इनकी बात सही थी बट इनकम्प्लीट थी। सो बी वेरी केयरफुल नेक्स्ट टाइम कि आप जब आंसर कर रहे होते हो तो आपको ये ख्याल रखने हैं। लिमिटेड लायबिलिटी अप्लाइज टू द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, इट डज नॉट अप्लाई टू द कंपनी इटसेल्फ। देखो जज़ाकल्लाह, कंपनी में नहीं ये बात अप्लाई होती, हाँ शेयर होल्डर्स पे अप्लाई होती है। कंपनी पे क्यों नहीं अप्लाई होती? भाई कंपनी का ही तो डेट है, वो नहीं भाग सकती अपने डेट से, वो नहीं लिमिट लगा सकती, उसकी कोई लिमिट नहीं है, शेयर होल्डर की लिमिट है। क्या बात समझ आई है? A company is fully liable for all its debts and other liability, just as any other person is fully liable for the debts that he or she incurs. बेटा तुम लोन लो बैंक से 50,000 रुपए का, तो पूरे के लिए लायबल हो, भाग नहीं सकते कि नहीं यार 50 नहीं मैं तो 20 दूं, नहीं, ऐसी कोई लिमिट नहीं। सो जिस तरह आप एक नेचुरल पर्सन अपने लोनिंग अपनी लायबिलिटी में फुली लायबल होता है, इसी तरह कंपनी भी। हाँ, कंपनी के हवाले से शेयर होल्डर की बात करोगे, वो तो मेंबर है, वो तो उस हद तक लायबल होगा जितनी उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है। क्या बात समझ आएगी? लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर, क्या डायरेक्टर की कोई लायबिलिटी होगी? डायरेक्टर्स आर द एजेंट ऑफ द कंपनी, दे आर वर्किंग ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी, हैंडलिंग द ऑपरेशन, मैनेजिंग द ऑपरेशन। भाई ये बंदा क्यों लायबल होगा? कंपनी सेपरेट है, उसकी अपनी आइडेंटिटी है, ऑनर सेपरेट, डायरेक्टर सेपरेट, या यूं कहूं ऑनर सेपरेट, मैनेजमेंट सेपरेट। मैनेजमेंट में आते हैं ना डायरेक्टर भी, हायरार्की में सबसे ऊपर मैनेजमेंट में कोई है तो वो डायरेक्टर है, फिर उसके नीचे मैनेजर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट मैनेजर, जो भी आप कहना चाहो, ऐसे ही है ना। वो मेरी बातें समझ आ रही हैं? द डायरेक्टर्स एंड अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी एज एन एजेंट and provided that they are act within their powers, और वो अपनी लिमिट्स में काम करते हैं जो उन्हें असाइन होती हैं। in accordance with the law they will not be personally liable for the debts of the, भाई वो जिम्मेदार नहीं है। अब यहां पे एक छोटी सी बात समझाई थी मैंने कहा था डायरेक्टर वाकई ही जिम्मेदार नहीं है। कहीं पे डायरेक्टर का जब भी फाइन पड़ेगा, पेनल्टी पड़ेगी, वो कंपनी को पड़ेगी। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि जहां जहां लॉ में लिखा हुआ है कि भाई यहां पे अगर डायरेक्टर हमें रंगे हाथों पकड़ लिया तो डायरेक्टर भी तुन देंगे, तो वहां पे डायरेक्टर को भी पेनल्टी पड़ेगी, वहां पे कंपनी को भी पड़ेगी, डायरेक्टर को भी पड़ेगी। क्या मेरी बात समझ आई? नहीं, मैं लीजिंग छोड़ के मैं आपको पढ़ी हुई से एग्जांपल देता हूं। आपने एएमएल लॉज पढ़े बी लॉ में, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, वहां पे एक सेक्शन था जहां पे लिखा हुआ था कि अगर कंपनी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है तो कंपनी को फाइन होगा 100 मिलियन का, और साथ में एक और लाइन लिखी हुई थी डायरेक्टर्स को भी फाइन होगा। याद आई बात? अब है तो कंपनी, भाई कंपनी को फाइन करो, मुझे क्यों कह रहे हो? लेकिन लॉ में लिखा हुआ है कि भाई एनु भी तुम दो, सॉरी पंजाबी उस जबान में, लेकिन समझ आती है पंजाबी इतनी तो इसको भी फाइन डालो, तो डाला ना। ऐसे ही जिन कंपनीज एक्ट में जिन सेक्शंस में पेनल्टी मेंशन है कि भाई यहां पे अगर कुछ खराबी हुई, जिस तरह आपके केस में डिविडेंड में लिखा हुआ है कि भाई अगर डिविडेंड टाइमली पे ना हुआ उल्टा लटका दो सीईओ को, अब यहां पे लटकाएंगे उल्टा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हालांकि डायरेक्टर तो लायबल ही नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा ये क्यों नहीं किया तूने। बात समझ आ रही है? सो यहां नहीं लिखी हुई लाइन, लेकिन मैंने आपको समझा दी है। हाँ बिल्कुल, कौन? डायरेक्ट कंपनी तो फंसेगी प्रिंसिपल, ठीक है, क्योंकि अथॉरिटी, इंप्लाइड अथॉरिटी। अब ये बहुत अजीब सा सवाल है लेकिन मैं जवाब दे देता हूँ, मतलब कि बच्चों के लिए रेलेवेंट नहीं है। इंप्लाइड अथॉरिटी के जमाने में कंपनी तो फंसेगी, अब डायरेक्टर लायबल होगा टुवर्ड्स द कंपनी, रीइंबर्समेंट करेगा कंपनी के लॉस की, सिंपल। लेकिन अगर गुड फेथ में हो तो डायरेक्टर बच जाता है, क्योंकि रिस्क तो लेना ना कहीं ना कहीं। लो जी, लायबिलिटी ऑफ मेंबर, कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी applies to the owners या member of the company. The liability of the owners of the company for the debts of the company is limited to the amount of their, जितने पैसे डाले होंगे। अब हमें बल्कि इससे अच्छी बात पता है कि ये वो कंपनी है हैविंग शेयर कैपिटल वाली, and they do not have to pay any other amount in case of insolvency of the, उन्हें कुछ और पे नहीं करना होता, सिर्फ वही इन्वेस्टमेंट। और लॉजिकली चूंकि वो पहले दिन ही दे देते हैं,
इसलिए बाद में बैंकरप्सी जब आती भी है तो कोई भी अमाउंट देने वाली नहीं हो। यहां तक सब क्लियर? आगे चल रहा हूं जी। 1 पॉइंट। जी 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 बेटे। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट नहीं, मैंने कहा कंपनी पे अप्लाई नहीं होता, शेयर होल्डर पे अप्लाई होता है वो कॉन्सेप्ट। जब शेयर होल्डर ने पैसे डाले मतलब वो तो उनकी लिमिटेड मतलब लायबिलिटी बाद में नहीं आई, तो कंपनी फिर मतलब बाद में कैसे पैसे पे करेगी? क्या मतलब? मुझे थोड़ा समझाओ, क्वेश्चन क्लैरिफाई करो। आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ। मतलब ये है कि जैसे शेयर होल्डर ने वो पैसे डाले, ठीक है, इंसेप्शन पे, ठीक है, उन्होंने डाले होते हैं ताकि लिमिटेड मतलब उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। अगर लायबिलिटी ज्यादा आ जाए कंपनी पर। अब आप मुझे बताओ ना, फिर अगर मेंबर बच के निकल गया, सब आंसर करो इस बेटे का सवाल। अगर मैं सही समझाऊं तो मेरा सवाल रिपीट करता हूं। सवाल ये है कि अगर कंपनी की लायबिलिटी निकल आए एट द टाइम ऑफ डिस्टर्बेंस या फाइनेंशियल क्रंच में, उनकी लायबिलिटी निकल रही है 500 मिलियन की, जबकि शेयर होल्डर लायबल है अप टू 100 मिलियन, और वो भी वो पे कर चुके हैं, तो ये 500 मिलियन कैसे पे होगा? हाँ, शाबाश, रियलाइजेशन की जाएगी कंपनी के एसेट की। लो जी, मैं अब इस सवाल को और आगे बढ़ा, यहां तो बात समझ आ गई, यही सवाल था। अब मैं इस सवाल को और आगे बढ़ा रहा हूं। इस बच्चे ने कहा कि मैं कहा जी 500 मिलियन की लायबिलिटी है। इस बच्चे ने बहुत खूबसूरत सवाल जवाब दिया कि सर जी हम उनके एसेट्स जो हैं वो बेच देंगे, कैश रियलाइज कर लेंगे। मैं आगे अब एक और ऐड कर रहा हूं कि मेरे पास एसेट थे 150 के, अब ये बाकी 350 का जो डेफिसिट है इसका क्या करूं? सब कुछ बेच दिया, कंपनी के नाम पे जुड़ा जो जो था सब बेच दिया, अब क्या करूं? बैंकरप्ट हो जाएगी तो क्या करे? कौन नुकसान बियर करेगा? लेंडर बियर करेगा। आसान लफ्जों में क्रेडिटर बियर करेगा। क्रेडिटर में सारे आ जाएंगे ना, जिनने किसी ने गुड्स दी हुई है वो डूबेगा, जिसने लोन दिया हुआ है वो भी डूबेगा, जिसने लेंडिंग की हुई है कंपनी को वो सारे खुद भुगतेंगे। मैंने इससे मास्टर टाइल सिरामिक की एग्जांपल दी थी कि इस वक्त वो उन्होंने उनका वही हाल है कि मास्टर टाइल वाले कह रहे हैं हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, तो वो खुद तो सारी कंपनी डूब गई, साथ में सारे बैंक्स डूब गए जिन्होंने लोन दिया हुआ था। शेयर होल्डर सारे इस केस में तो बरी हो बेच, वो घर बैठा आराम से दूसरी कंपनी खोल के। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मास्टर टाइल के जो वो हैं डायरेक्टर्स थे, ऑनर्स थे, वो दूसरी कंपनी खोल के बैठे हैं, सुकून में है, उसी तरह लेविश लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे, होपफुली कर रहे हैं, वैसे मुझे पता है, लेकिन चलो कर रहे होंगे, मैं मुझे कमेंट नहीं करता। सो बताना ही चाह रहा हूं कंपनी डूब चुकी है, शेयर होल्डर बचा हुआ, यही तो प्रोटेक्शन है टू द शेयर होल्डर। जी और कोई क्वेश्चन? समझ आ गया बेटे? क्लियर? आगे चलता हूं। कहते हैं लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इन केस ऑफ पार्टली पेड शेयर। ये वो कॉन्सेप्ट है जो पहले कभी अप्लाई होता था कि 10 रुपए का शेयर होता था, लोग कहते थे 3 ले लो, प्रमोटर कहते थे 3 ले लो बाकी बाद में देख लेंगे। सो कहते हैं देयर इज एन एक्सेप्शन टू दिस रूल्स ऑफ नो फर्दर लायबिलिटी बट ओनली व्हेन द शेयर्स इशूड बाय द कंपनी हैव नॉट येट बीन फुली पेड। कहते हैं ये जो एक्सेप्शन आपने अभी बात की है ना कि मेंबर ने तो सब कुछ दे दिया हुआ है ऑन द बिगिनिंग, तो अब कुछ भी लायबल नहीं है। कहते हैं इसकी एक एक्सेप्शन है, इसके अगेंस्ट एक बात मौजूद है, और वो क्या है कि मेंबर लायबल होंगे अगर उनका कैपिटल जो है वो फुली पेड ना हो। तो चलें जल्दी से एग्जांपल 2 पढ़िए। जी डन? जी जी हाँ, तो भाई देने वाले हैं ना तुम्हारे। अब मुझे एक्सपेंशन के लिए जरूरत पड़ गई है। देखो तुमने शुरू में यही बोला था प्रमोटर ने कि भाई 3 रुपए ले लो, अभी कौन सी सारे पैसे जरूरत है, अब बढ़ गई है, तो आई कैन कॉल द रिमेनिंग अमाउंट कि जनाब बाकी जो इन्वेस्टमेंट आपने देने वाली है वो हमें वापस करते हैं। तो ऐसे बिल्कुल होता था, लेकिन अब नहीं, अब 100% पेड है। ठीक है जी, चलूं आगे? सबको समझ आ रही है? पक्की बात है? चलो, मैं आज स्पीड से नहीं चल रहा, ये सारी बातें मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, मैं इसलिए आज सिर्फ रीडिंग करवा रहा हूं,
और रिकॉल करवा रहा हूं कि ये बातें हमने डिस्कस कर ली जी। कंप्लीट लेबल्स में बात लिमिटेड मेंबर की जो लायबिलिटी सिर्फ 2 केस में ही है, क्या 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 दोबारा? मतलब लायबिलिटी ऑफ मेंबर हाँ मतलब 2 केस में है ना, एक गारंटी के केस में अगर गारंटी दी होगी तो फिर अनपेड करेगा, और दूसरा जो फेस वैल्यू जो ये अभी हम पढ़ शेविंग शेयर कैपिटल वाली अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर, यही हमने स्केच कल डिस्कस किया था अगर आपको इफ यू रिमेंबर। अच्छा, हाउ क्रेडिटर्स आर वार्न्ड, तो फिर हम कंपनी बताती कैसे है लोगों को? देखो तुमने अक्सर देखा होगा नाम के साथ लिखा होता है अक्सर XYZ प्राइवेट लिमिटेड या नेस्ले लिमिटेड, ठीक है, इसी तरह मास्टर टाइल सिरेमिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये लिमिटेड का शौक है क्या लफ्ज लिखने का? नहीं, मजबूरी है, लॉ ने क्या अपने नाम के साथ लिखो। आप किसी भी कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन उठा के देखो, अगर वो प्राइवेट कंपनी है या सिंगल मेंबर पढ़ा दिया हुआ है ना मैंने, तो उसके नाम के साथ जो भी नाम रखोगे तुम, ABC, XYZ, व्हाटएवर, सलमान, व्हाटएवर, SMC प्राइवेट लिमिटेड। और अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो लिखा जाएगा प्राइवेट लिमिटेड, आखिर में नाम के साथ बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाएगा। और तीसरा, अगर वो पब्लिक कंपनी है तो नाम के साथ आएगा लिमिटेड। क्या मेरी बात समझ आई है? ये 3 वर्ड्स ऐड करना कंपनी की मजबूरी है। मैं नाम रखना चाहता हूं, जैसा मैंने कभी रिसेंटली एक कंपनी बनाई सदीद, तो उसका नाम है सदीद प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, बात समझ आई? 2 मेंबर्स की थी ना प्राइवेट लिमिटेड। अगर सिंगल मेंबर होती तो मैं लिखता सदीद SMC प्राइवेट लिमिटेड, सिंगल मेंबर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। तो बात समझ आई? जी जी पूछिए। अब क्लैरिफाई करने के लिए होता है कि ये प्राइवेट है पब्लिक है, ये वॉर्न करने के लिए होता है कि भाई तू इस कंपनी के साथ डील कर रहा, बता दूं इसकी मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड है अप टू द अमाउंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल। और अगर ये गारंटी है तो लिखा जाता है गारंटी लिमिटेड, ताकि पता चल जाए फौरन कि यहां पे किसी मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होगी अप टू द अमाउंट ऑफ गारंटी। समझ? लिमिटेड से प्राइवेट लिमिटेड वो हमेशा उस, अच्छा वैसे पब्लिक से प्राइवेट में करने नहीं देते, बंद करा देते हैं, ठीक है। मैं लिस्ट ऐसे ही आपने किसी में शिफ्ट करें पब्लिक से प्राइवेट, हाँ वो कर सकते हो। मैं समझा लिस्ट, मेरे केस में वो लिस्टेड से चल रहा था, कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते जनाब? आपके मेंबर रिड्यूस हो गए हैं, आप 4 मेंबर के साथ काम कर रहे थे, अब 2 रह गए हैं, आपको लगता है यार पब्लिक का स्टेटस मुझे सूट नहीं कर रहा, मेरे लिए हेल्पफुल नहीं है, गो बैक टू लिमिटेड। यानी उसने DSI अपने शेयर सारे नहीं, जरूरी नहीं है बेटे, पब्लिक जरूरी नहीं है कि वो लिस्टेड हो। क्वेश्चन देखो, आप समझो ना, बहुत सी पाकिस्तान में पब्लिक लिमिटेड कंपनीज काम करी जो लिस्टेड नहीं है। जिस तरह इंटरलूप वर्ड नाम सुना है आपने? फैसलाबाद की है गालबन, बहुत बड़ी नेट मार्किंग की कंपनी है ये, जो इसमें टॉवल्स और इस तरह की चीजें बनाते हैं। नेट मार्केटिंग बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, निटिंग की कंपनी है, चलो यूं कह लेता हूं। सो वो आपने अगर उनका नाम सुना तो इंटरलूप ने अपनी जिंदगी के शुरू के कुछ 10, 15, 20 साल गुजारे हैं एज अ लिमिटेड कंपनी, एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। और बाद में उसने, अब तो लिमिटेड है बल्कि लिमिटेड कंपनी, और उसके बाद उसने अपने आप को लिस्ट भी करा लिया। सो जरूरी नहीं लिमिटेड कंपनी, मतलब बल्कि मैं यूं कहना चाहूंगा, मैं शायद गलत ना बोल दूं, उन्होंने अपनी जिंदगी के बहुत से साल कह लेता हूं, क्योंकि सर्टिफाई करूंगा तो शायद बात गलत हो जाएगी कितने साल, आई बिलीव सो अराउंड 10 ईयर्स उन्होंने एज ए लिमिटेड कंपनी गुजारे हैं, यानी पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी के तौर पे। फिर उन्हें लगा यार अब फंड रेजिंग कर लेनी चाहिए, तो स्टॉक मार्केट में आए 5 साल पहले, 6 साल पहले स्टॉक मार्केट में आ गए। अब उनके शेयर आपको नजर आएंगे स्टॉक मार्केट में। बात समझ आई है? और ये वो कंपनी थी जिसने अपनी शेयर इशुएंस पे 45 रुपीज का प्रीमियम चार्ज किया। ये मेरे मतलब बहुत, मैंने कहा ना 6 साल पहले मेरे होश में, मतलब कि मैंने चीजों को जब ऑब्जर्व करता था तब की बात बता रहा हूँ। सो 65 रुपीज पे इन्होंने अपना शेयर इशू किया, 60 या 65 रुपीज पे, एंड दैट वाज 10 रुपी पार वैल्यू थी गालबन, या 15 रुपीज जो भी थी, या 20 रुपीज पता नहीं, और तकरीबन अराउंड 40-45 रुपीज का प्रीमियम था। दैट वाज द प्रीमियम प्राइस चार्ज्ड बाय अ कंपनी जो कि पहले कहीं है ही नहीं, लिमिटेड है, लेकिन उनको लगा कि भाई इतने शेयर, और बिके उनके शेयर, प्रीमियम पे बिके, 100% पोर्टफोलियो जो उनका सक्सेसफुल हुआ, और वो कंपनी लिस्टेड हो गई। कस्टमर ने कॉन्फिडेंस शो किया। बात समझ आ रही है शेयर होल्डर ने? सो ऐसा होता है बेटे। सो अब आपके क्वेश्चन पे वापस आता हूं, तो ये जरूरी नहीं है, तो देखो पहले कि कंपनी कौन सी है। अब आप अपना क्वेश्चन दोबारा फ्रेज करो, या क्लियर है? जिस तरह ये पार्क्स होती है रिसेंटली अपने आप को डिलिस्ट किया, वो हो सकता, अच्छा वो है डिलिस्टिंग। वो प्राइवेट में नहीं जा रही, वो सिर्फ अपनी पब्लिक से पैसा उनका मुंह पे मार के उनसे शेयर वापस लेने लगी है, डिलिस्ट होने लगी है। डिलिस्टिंग और चीज है, मैंने यही कहा ना, आपने क्वेश्चन किया पब्लिक से प्राइवेट में जाना चाह रहे हो, मैं कहा चले जाओ। वो
वो तो आराम आसान काम है ना, क्योंकि पब्लिक में आप लिस्टेड नहीं हो तो बड़ा आसान काम है, रेगुलेशन आपके ऊपर सख्त है ही। लेकिन अगर अब आप जाना चाह रहे हो अपने लिस्टेड से अनलिस्टेड होने लगे हो, तो स्टेटस थोड़ी चेंज करने की जरूरत है। मेरी बात समझो, एक पब्लिक कंपनी जो है, मैंने आपको उस दिन भी सिखाया, पब्लिक कंपनी जो है बेटे, ये लिस्टेड भी हो सकती है, ये नॉन लिस्टेड भी हो सकती है, या अनलिस्टेड भी हो सकती है। और बेटे लिस्टेड या अनलिस्टेड होना या नॉन लिस्टेड होना ये मेरी चॉइस है, कंपनी की चॉइस है, क्योंकि वो पैसे पब्लिक से लेना चाहती है या नहीं लेना चाहती है, तो मेरी चॉइस हुई ना। तो क्वेश्चन ये आ गया कि अगर मैं अपने आप को डिलिस्ट करना चाह रहा हूं, डिलिस्ट बोलते हैं, तो मैं यहां से सॉरी यहां पे जाना चाह रहा हूं। आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है, मैं यहां से यहां नहीं जाना चाह रहा, मैं आपको ये एड्रेस कर रहा था क्योंकि आपने शायद ऐसा बोला। सो ये जो काम है ना, ये जो लिस्टेड है, डिलिस्ट हो रही है, जिसमें पार्क सुजुकी हुई, लिस्टेड के बायबैक रेगुलेशन है जो उस पर अप्लाई हो गए, फिर आपने वो फुलफिल करने हैं। पीएसएक्स की अपनी रूल बुक है, वो फुलफिल करनी है, फिर जाके आपने डिलिस्टिंग करवानी है, फिर आपने जाके मार्केट में डिलिस्टिंग होती क्या है, लिस्टिंग है, शेयर इशू करो, पैसा इकट्ठा कर लो। मैं कंपनी हूं, अगर सुजुकी ने ऐसे ही किया होगा, अब वो वही पैसा उनके मुंह पे मारेगी, उनसे वापस शेयर ले लेगी और मार्केट से बाहर हो जाएगी। इसका मतलब फिर कंट्रोल क्या होगा, कुछ लोगों के पास आ जाएगा वापस, रहेगी पब्लिक, रहेगी पब्लिक। शेयर अपना वापस नहीं देना चाहता तो उनको लगता है उनको मार्केट सेंटीमेंट इफेक्ट कर रहे हैं, इसलिए वो डिलिस्ट करवा रहे हैं, और प्लस उनको लगता है कि ठीक है हमें जरूरत नहीं है, अब डिलिस्टिंग कर दो। हाँ जी आप बोलो। अगर डिलिस्टिंग हो रही है, हाँ, लेकिन कोई शेयर होल्डर है जो कहता है मैं शेयर नहीं देना चाहता वापस, हाँ, तो वो वही एक मैंने कल कहानी इस क्लास में सुनाई है कि वो रोता रोता आ जाता है, एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर था, वो रोता रोता आ जाता था हमारे पास कि हमने इन पे केस फाइल करना, डिलिस्टिंग ही चल रही थी सुजुकी की। तो हमने उसे कहा क्या मसला क्या है, कहता हमारा माइक बंद कर देते हैं, हम बात करना शुरू करते हैं, हम रोला डालते हैं, माइक बंद कर देते हैं। मैं देखो यार देखो, मैं कहा अच्छा आपकी औकात कितनी है, कहते हैं 1% मैं कहा शुक्र का चपेड़ा नहीं मारते, तो वरना तो मेरा जैसा बंदा होता, कंपनी होती तो चपेड़ा मार के निकाल देता तुझे कि तू बकवास कर। वो क्या करता था, वो एक अपनी दुनिया में रहता था, सेल्फ क्रिएटेड वर्ल्ड में, और वहां पे अपनी एक कैलकुलेशन करता था अजीबो गरीब किस्म की, अकाउंटिंग से दूर दूर तक उसका कोई ताल्लुक नहीं होता था, और लाके कहता था मेरे मुताबिक इतना प्रॉफिट निकलना चाहिए, ये लोग वो कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, मिसलीडिंग फाइनेंशियल शेयर करते हैं, लॉस जान के दिखाते हैं। मैं कहा उनके ऊपर ना ऑडिटर बैठे हैं, उनके ऊपर रेगुलेटर बैठे हैं, वो देख रहे हैं उनकी फाइनेंशियल। नहीं सर वो मिले हुए सारे। मैं कहा तू सही कह रहा है। वो उठ के गया तो मेरा पार्टनर कहता है पागल है, इसकी बात ना सुनना। सो रीजन 1 या 1.5% के साथ तू कंपनी के खिलाफ जा रहा है। रेगुलेशन में ये लिखा हुआ है कि हाँ 10% माइनॉरिटी शेयर होल्डर अगर आपस में मुका कर लें, अगर वो आपस में मुत्तहिद हो जाएं, तो यस वो इस डीलिस्टिंग को कैंसिल करवा सकते हैं, उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो जाएगा। लेकिन 10% बहुत बड़ी बात है बेटे। हम उसे देख रहे थे, 10% पूरा करने के लिए उसको तकरीबन को 15 मेंबर चाहिए थे। माइनॉरिटी जो शोर मचा रहे थे कि हमने डीलिस्टिंग नहीं होनी देनी, क्योंकि ऊपर वाले तो सारे राजी थे, 90% राजी थे। वो 10% में से कोई 5-6 लोग थे जिनको तकलीफ थी कि डीलिस्टिंग नहीं होनी चाहिए, या लाइक माइंडेड लोग थे उस जैसे, तो उनकी टोटल मिला के तकरीबन को 5-6% बन रही थी। अब वो कोशिश कर रहे थे कि वो बड़ी पार्टी तगड़ी बोटी जो है हमारे साथ अलायंस कर ले, नहीं की उन्होंने, नहीं की। बात समझ आ रही है? सो ये सूरत है। सो जा सकते हैं, लेकिन वो फिर रहेगी पब्लिक ही। हाँ वो अपने स्टेटस को मजीद डिटोरिएट करना चाहे तो कर ले, लेकिन करेगी नहीं। कंट्रोल आ जाता है, कंट्रोल रहता है। लिस्टेड में कंट्रोल नहीं रहेगा। लिस्टेड में वो ये हिसाब होगा उस घर की सारी दीवारें जो हैं वो शीशे की हैं और लोग चाती मारते रहेंगे हर टाइम पे, और कभी कभी आपको मशवरे भी देते रहेंगे, ये ना करें, ये करें, ये ना करें। हो सकता है मे बी दैट मे नॉट, आप मे बी यू आर एग्रेसिव डिसीजन मेकर, बट आपको पब्लिक नहीं करने देगी, आप फंस जाओगे। आपको नहीं यार ये नहीं हो सकता क्योंकि मुझे मेंबर से इजाजत नहीं मिली। मेंबर सारे वही हैं, लल्ली बावे। रीजन है ना, जिसने 500 भी लिए वो भी मेंबर है तुम्हारा, समझो इस बात को। तो ऐसी वजह होती है, समझ आई? सो इसलिए फिर जो कंपनीज, लेकिन मजबूरी है ना, पैसा भी तो रेज करना है, हलाल तरीके से पैसा यहीं से रेज होना है, पार्टनर बना लो। बात समझ आ रही है?
सो हलाल तरीके का यही। अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि यही वजह है, अगर आप गौर करो ना पाकिस्तान की कंपनीज की हालतें बहुत अच्छी चल रही हैं, इससे ज्यादा अच्छी चल सकती हैं, उन्हें फंड्स चाहिए। अब जब वो फंड्स लेने जाते हैं तो उनके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो घर से लेकर आए, वो उतने तो है नहीं अब, या फिर पब्लिक से रेस करें तो लिस्टेड करवा लें। लिस्टेड में कंट्रोल जाता नजर आता है, कंपनी हाथ से जाती नजर आती है, तो उनके पास आखिरी हरबा क्या रहता है, लोनिंग। तो फिर आप यही वजह है कि आपको कंपनी के ऊपर हजार मिलियन की लोनिंग नजर आएगी, 5,000 मिलियन तक की लोनिंग नजर आएगी, क्योंकि उनमें पोटेंशियल है मार्केट में। लेकिन क्या करें, लोन नहीं, वो शेयर होल्डिंग नहीं लेना चाहते। बात समझ आ रही है? देखो ना, मुझे एक याद है, मैंने फिगर्स नहीं देखी हुई फाइनेंशियल, ये मैं बहुत रफली स्टेट कर रहा हूं क्योंकि वो हमारे कंपेटिटर थे, तो हमारा बीडी स्टेट कर रहा था, मैंने वही सुना हुआ है। हमारी कंपनी थी 2 बिलियन पे, जबकि सजेंटा थी एक कंपनी जो कि केमिकल में थी, लीडर ऑफ द मार्केट, दैट इज ऑन 100 बिलियन सेल, मोर देन 100 बिलियन सेल। आप खुद सोचो, जिस कंपनी की सेल 100 बिलियन है, उसको परचेजिंग में उसके पास क्या हाल हुआ होगा। देखो, प्रोडक्शन कहीं 100 बिलियन से ज्यादा होगी, और उसके पीछे जो रॉ मटेरियल है, सब चीजें, उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल कितना फंसा होगा। तो फंड्स चाहिए, किसी भी स्टेज पे चाहिए। सो कंपनी को बड़ा बनाने के लिए फंड्स चाहिए। अब फंड्स अगर लिस्टेड के केस में मिलते हैं तो कंट्रोल जाता है, और अगर लोन के केस में मिलते हैं तो वो इंटरेस्ट आता है। तो उन्हें इंटरेस्ट कबूल है कि कल को इनको वापस करके इनको पड़ा कर देंगे। लेकिन अगर ये शेयर होल्डर चिमड़ गया है तो कल को वापस ही नहीं होगा। डिलिस्टिंग उससे बड़ा अजाब है। लिस्ट कराना फिर मैं कहता हूं अजाब है, ठीक है, अजाब इलाही है। उससे बड़ा अजाब क्या कहें, कहर कह लूं उसे, वो कहर है वापस जाना, बहुत मुश्किल काम। मैं जान के बस मैं उसमें ना कॉम्प्लेक्सिटी आपको हाईलाइट करना चाह रहा हूं कि लिस्टिंग की अपनी कॉम्प्लेक्सिटी है, डिलिस्टिंग की उससे कहीं ज्यादा है। और फिर 10% चूचे मिल गए, उन्होंने तुम्हें डिलिस्ट भी नहीं होने देनी, ये भी देखो। बात समझ आ रही है? चलो आगे आता हूं। चलो, द वर्ड लिमिटेड इन द नेम ऑफ द कंपनी ड्रॉ द फैक्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी टू द अटेंशन ऑफ एनीवन डीलिंग विद इट। जो भी डील करे उसे पता चल जाए। This is why the private limited company in Pakistan are required to include the word private limited in their name. It is also why companies in Pakistan are required to include the word limited in their name. So private company होगी तो private limited, single member होगी तो SMC private limited, और अगर खाली public हो, public listed हो या public unlisted हो तो क्या लिखा जाएगा, limited. So अगर एक कंपनी का नाम लिखा हुआ है, से नेस्ले का तो आपको पता ही होगा, से XYZ Limited, अब मुझे बताओ ये लिस्टेड होगी या अनलिस्टेड, अगर क्वेश्चन आ जाए पेपर में। XYZ लिमिटेड, अब ये पेपर में क्वेश्चन आ गया कि XYZ लिमिटेड डूइंग फला 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 फला, अब बताओ ये लिस्टेड कंपनी है क्या अनलिस्टेड? हाँ, तो क्वेश्चन में कैसे जज करूंगा? अब यहां बिल्कुल सही उसने बच्चे ने बात की, आई कैप का एग्जामिनर आपको क्लियरली स्टेट करेगा XYZ लिमिटेड whose shares are listed on Pakistan Stock Exchange, देन अपनी अगली बात करेगा, ताकि आपके जहन में फौरन, अब वो आपको बता रहा है, वो आपको ये नहीं बता रहा है ये लिस्टेड कंपनी है, वो आपको ये बता रहा है ये लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे, तो खुद ही समझ जाओगे ये कंपनी की जो सवाल तुम्हें पेपर में आया है ये लिस्टेड का सवाल है। सो जो रेगुलेशंस या जो भी सेक्शन लगाना है वो लिस्टेड वाला लगाना है। इज दैट क्लियर? लो जी आगे चल रहा हूँ, जल्दी जल्दी जल्दी। रेलिवेंट लॉ जो है, टाइम हो जाए तो अप हो जाए तो बता दीजिएगा मुझे, या हो गया ये? ठीक है, 3 मिनट है। रेलिवेंट लॉ कंपनीज आर क्रिएटेड बाय अंडर द कंपनीज एक्ट, ठीक है, 2017। और अभी इन 2 लाइंस में अगर आप देखो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल, ये 2 वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके ऊपर पूरा अगला चैप्टर है हमारा, और ये फॉर्मेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर्मेशन के। अब मैं यहां पे आसान लफ्जों में कुछ समझाने लगा हूं। मेमोरेंडम और आर्टिकल में फर्क क्या होता है? मेमोरेंडम है कॉन्स्टिट्यूशन, कंपनी का कानून, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, और जबकि आर्टिकल कहते हैं रूल बुक को। आसान एक एक लफ्ज बोला मैंने, आर्टिकल कहते हैं रूल बुक को। कंपनी चलेगी कैसे, हर वो चीज कि कंपनी कैसे चलेगी, फलां चीज में क्या करेगी, मीटिंग आ जाएगी तो क्या करेगी, मिनट्स होंगे तो क्या करेगी, ये होगा तो वो क्या करेगी, वो होगा तो क्या करेगी, वो सब कुछ आपके कहां डिफाइन होगा? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। शॉर्ट फॉर्म्स हैं MOA एंड AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम। और मेमोरेंडम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, कंपनी का कानून। अ कंपनी मस्ट आल्सो हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, भाई मजबूरी है, इसके बगैर तो फॉर्म कंपनी बननी नहीं है, इस डॉक्यूमेंट के बनाए बगैर दोनों के कंपनी ने बनना ही नहीं है।
The constitutional document that focus on external stakeholder is called memorandum, और bylaws which focus on internal procedure of the company, कंपनी चलेगी कैसी, फलां कैसे करेगी, उठेगी कैसे, बैठेगी कैसे, blah blah blah, they are called, these bylaws are called article of association. क्या ये बातें समझ आई? अच्छा जी, एक छोटी सी काम आपने और करना है आज के लिए होमवर्क। बेटे आपकी बुक्स में आप जो भी रेलेवेंट बुक पढ़े उसके अंदर टाइप्स ऑफ कंपनी होगी अकॉर्डिंग टू मेंबर्स लायबिलिटी। जो इस बुक से पढ़ रहे हैं वो तो ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 कंपनी लिमिटेड बाय शेयर की हेडिंग होगी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की हेडिंग होगी और अनलिमिटेड कंपनी की डेफिनेशन होगी। ये 3 डेफिनेशंस होंगी। आप देखें जरा अपने पास, पेज नंबर मुझे बता दें अगर किसी को लोकेट हो जाती है तो। किधर गया बेटे, किस पेज पे है? पेज नंबर बताना, पेज नंबर इसी बुक का कह रहा हूँ। अच्छा ये पुरानी है, नई बुक से बता दो। मोर लर्निंग ऑब्जेक्टिव बता दो, 2 है ना, 2 के अंदर ही है बेटे, पेज नंबर 6 लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2। जो इससे पढ़ रहे हैं उनके लिए तो यही है जो सामने लिखी हुई है, अदरवाइज जो आसिफ साहब की बुक से पढ़ रहे हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 के अंदर दिया हुआ है। दैट्स ग्रेट। तो बेटे ये 3 डेफिनेशंस जो हैं, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी, और मैं आपको सिंगल और मैं आपको वो एसएमसी और वो सारी टाइप्स पढ़ा चुका हूं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये भी पढ़ के आइएगा एक दफा, सिंगल मेंबर, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन और पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन और पब्लिक लिस्टेड की। यहां तक जरा पढ़ के आइएगा, मैं पढ़ाऊंगा लेकिन एक दफा आप घर से पढ़ोगे तो जरा ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होनी शुरू हो जाएगी। इज दैट क्लियर? अल्लाह ताला सबको साइंदा फरमाए। थैंक यू।